हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा अगला लेक्चर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का 11वां लेक्चर है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का लेक्चर नंबर 11 है। देखिए, अब मैंने आपको कहा कि इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास किसको कहते हैं। इट इज द मास ऑफ ए सबस्टेंस, एलिमेंट और कंपाउंड दैट directly or indirectly combine or displaces with 1 gram of hydrogen, 8 grams of oxygen, 35.5 gram of chlorine। ये मैंने आपको कहा। फिर मैंने बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स दे दी, जैसे कि सोडियम को पानी के साथ मिलाते हैं, वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है। और यहां से हाफ टाइम्स हाइड्रोजन। ठीक, तो यहां पे हमने देखा कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला। ठीक है बेटा कि नहीं है। वो हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक वेट 23 ग्राम्स है। फिर मैंने आपको कहा कि कितना यहां से निकल रहा है, ये 2 है, ये हाफ है, तो ये क्या निकल रहा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है। तो जब 1 ग्राम है तो हमारा ठीक है। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आता है, इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट, ये जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 23, और मैंने को कहा कुछ नंबर, वो क्या आएगा यहाँ पे N1। ठीक है ना, ये भी मैंने कहा। फिर मैंने आपको कहा कि CaCl2 फॉर एग्जांपल, अगर इसको सोडियम के साथ मिलाएंगे तो वहां से बेटा कैल्शियम, और या वहां से 2 टाइम्स NaCl, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ये है। या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे 2 टाइम्स Na, फिर यहाँ से मैग्नीशियम, फिर यहां से ये 2 टाइम्स NaCl। फिर मैंने कहा कि यहां पर भी आपने देखा कि अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर निकलेगा, आपने फिर देखा यहाँ पे। क्योंकि अगर हम देखते हैं एक क्लोरीन निकलना चाहिए 1 ग्राम, तो मगर यहाँ से ये 1 क्लोरीन निकलना चाहिए, उसका वजन होना चाहिए 35.5, मगर यहाँ पे 2 निकल रहे हैं। किसके ऊपर, अगर हम कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 40 आएगा, मगर यहाँ से 2, तो इक्विवेलेंट वेट उसका आएगा 40 अपॉन हाफ, क्योंकि ये 2 पे है तो इसका मतलब 1 पे कितना आएगा 20। इसी तरह मैग्नीशियम का 24 है तो अपॉन हाफ पे ये आएगा। ये मैंने इसी तरह आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी, जैसे कि एल्युमिनियम मैंने दिया 3 टाइम, ये क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन के साथ इसको मिलाया तो वहां से एलेन बनाया, एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बेटा कि नहीं है, वहां से ये निकलेगा। ठीक है ना बेटा, ये समझ आ रही बात कि नहीं। यहां पर भी मैंने कहा कि कितने एल्युमिनियम, अगर हम देखेंगे एल्युमिनियम का 27 है, मगर यहां से डिस्प्लेस कितने हो रहे हैं, 3 निकल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 पे कितना आएगा, तो वो आएगा सीधा 27/3, वो 9 आएगा। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब इसके बाद जो हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब है ग्राम इक्विवेलेंट। ये भी याद रखिए, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बेटा होता है बराबर वेट ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स, वेट ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये आपको पता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, जो ये ग्राम इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आएगा, वेट W है। ग्राम इक्विवेलेंट किसके, इक्विवेलेंट वेट आपको पता है वो किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर यानी N फैक्टर, ये आपको पता है N फैक्टर। तो यहां पे आएगा M अपॉन N फैक्टर। ठीक कि नहीं, M अपॉन N फैक्टर। ठीक है ना। तो अगर हम यहां से अगर मैं करूंगा डिवाइड इसको N फैक्टर से, यहां से भी N फैक्टर, और यहां से भी मैं ये करूंगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय N फैक्टर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। ये क्या आ गया यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, ये आ गया बेटा W बाय नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस। ये क्या आएगा फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, ये N फैक्टर जो है ये कहाँ पे आएगा, फिर ये जहां पे था ये कहाँ पे आएगा बेटा,
n फैक्टर यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स थे, तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। बात समझे। यहां से आपने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें आपको पता है नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलरिटी इंटू n फैक्टर, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। मगर ये क्या है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। अगर इसको मैं यहाँ पे फिर से यही करूंगा, अगर मान के चलिए यहाँ पे बेटा, अगर मैं इसको डिवाइड बोथ साइड्स में वॉल्यूम करूंगा कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये अगर यहाँ पे मैंने ये किया, ये n फैक्टर है, ये वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है ना बेटा। तो अब अगर मैं यहाँ से ये करूंगा तो आप मुझे बताइए ये क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या आएगा, n बाई बी किसके बराबर आती है, मोलरिटी के बराबर। वो क्या आएगा, क्योंकि हमें पता है मोलरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है ना बेटा। तो इसकी जगह पे मैंने क्या रखा, ये मैंने रखा, और यहाँ पे क्या है बेटा v। ये इस तरह भी रख सकते हैं ना, फिर ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, ये आएगा मोलरिटी इंटू n फैक्टर किसके बराबर आता है, नॉर्मेलिटी, और ये यहाँ पे क्रॉस करेंगे, ये क्या आएगा, वॉल्यूम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, नॉर्मेलिटी, और यहाँ पे वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट्स 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करेंगे इसके लिए बेटा, आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा बराबर, ये आपको पता है किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस, वो कितना है 0.49, और क्या है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, इक्विवेलेंट वेट उसका क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या है 98, इसकी बेसिटी क्या है 49, वो कितना आएगा 49, वो कितना आएगा फिर उसका 0.49 अपान वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 49, ये और ये कैंसिल, ये और ये यहाँ पे क्या आएगा 0.01। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। कोई भी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको इजी आएगा वो, यहाँ पे ये वैल्यू इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उसको डिवाइड करना है इससे, तो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बेटा हमारे पास अब आगे, अगर हमारे पास एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलिमेंट्स है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, इसी तरह लिथियम है। तो अगर आपको कोई भी कहेगा ये जो एलिमेंट्स हैं इनके इक्विवेलेंट वेट्स निकालिए, तो आप क्या करते हो, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है m अपान वैलेंसी क्या, ये कब स्टेबल होता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गंवाता है, मैंने आपको कहा। तो इसका क्या आएगा 23 अपान 1। इसका क्या आएगा बेटा इक्विवेलेंट वेट, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो किसके बराबर आएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट, वो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है अपान इसकी, इसमें क्या है, मगर ये मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल से ताल्लुक रखता है, तो क्या आएगा 2, ठीक है ना। क्योंकि ये स्टेबल कब बनेगा, जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स गंवाएगा, तब जाके इसमें क्या आएगा। इसी तरह एल्युमिनियम है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये कितने गंवाता है स्टेबिलिटी के लिए 3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, वो आएगा m अपान 3, ठीक है ना। इसी तरह इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, वो आएगा लिथियम का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये कितने लूज करता है 1, क्योंकि इसका 7 एटॉमिक वेट है, इसका एल्युमिनियम का 27 अपान 3 है,
सो 27/3 वो कितना आएगा 9। इसका आपको पता ही है लिथियम का कितना है 7 अपॉन वो क्या आएगा 7। इसी तरह बेटा आपको मैग्नीशियम का पता है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, मैग्नीशियम का कितना है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, अपॉन 2 वो कितना आएगा 12। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना, यहां तक ठीक है कि नहीं है? इसको नोट कीजिएगा। अब देख लीजिएगा, ये तो थे एलिमेंट्स मैंने बताया। अब अगर हमारे पास बेटा आ रहे हैं एसिड्स, एसिड बेसेस आती है, एसिड बेस, साल्ट्स आते हैं, और वो रिडॉक्स रिएक्शंस जहां पे, वो रिडॉक्स रिएक्शंस जहां पे क्या होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जहां पे क्या होता है इनमें यूजुअली क्या होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इनमें ऑक्सीडेशन होती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। अब हमारे सामने आ रहा है, पहला आ रहा है हमारे पास, अब जो ये है एलिमेंटों के बाद एसिड्स। एसिड्स पुराने जमाने में लोग कहते थे कि भाई एसिड वो चीज है जो खट्टी चीज हो, जैसे लेमन हम देखते हैं, ऑरेंज देखते हैं, ग्रीन एप्पल देखते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो जो चीजें खट्टी हो उनको एसिडिक कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया एरिहिंस, उसने कहा एसिड वो सबस्टेंस है जो अगर पानी में डाला जाए वहां से वो प्रोटॉन देगा। जैसे आप HCl H2SO4 पानी में डालोगे वहां से क्या वो लिबरेट करेगा प्रोटॉन, तो उसने मीडियम क्या रखी, वाटर उसने मीडियम रखी। फिर उसके बाद आ गया ब्रोनिस्टेड लोवरी, उसने कहा कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। फिर उसके बाद जीएन लिविस आया, उसने कहा कि एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है ना बेटा? अब जो ये एसिड्स है, अब जो ये बेटा एसिड्स है, एसिड हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है H, मान के चलिए यहां पे है AH, यहां पे है दूसरा ये फॉर एग्जांपल AH2 है, यहां पे AH3 है, जो एक प्रोटॉन लिबरेट करता है उसको बेटा कहते हैं मोनोप्रोटिक। उसको क्या कहते हैं, अगर पानी में इस एसिड को डालेंगे वहां से अगर वो एक प्रोटॉन देगा उसको कहते हैं मोनोप्रोटिक। अगर यही दूसरा कोई कंपाउंड है वो दो प्रोटॉन दे रहा है उसको बेटा कहते हैं डाइप्रोटिक। उसको क्या कहते हैं, डाइप्रोटिक। अगर कोई मान के चलिए तीन दे रहा है, तीन प्रोटॉन दे रहा है, उसको कहते हैं बेटा ट्राइप्रोटिक। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्राइप्रोटिक। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बेटा HCl है वो कितना देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये क्या है मोनोप्रोटिक। अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, अगर इसको पानी में डालेंगे या इसको, तो वहां से क्या देगा दो प्रोटॉन्स और क्या निकलेगा SO4 2 नेगेटिव, ये क्या है बाइप्रोटिक। अगर मान के चलिए H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या देगा, ये 3 प्रोटॉन्स देगा, ये क्या है ट्राइप्रोटिक, ये क्या देगा SO4 2 नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? इसी तरह मतलब बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें अगर ऑक्सैलिक एसिड देंगे वो भी दो प्रोटॉन छोड़ेगा। ठीक है ना बेटा? इसी तरह एर्सिनिक एसिड है इसमें या साइट्रिक एसिड है वो 3 प्रोटॉन देता है। और ये याद रखिए जो कोई एक प्रोटॉन लिबरेट करता है उसको बेटा कहते हैं मोनोबेसिक। उसको क्या कहते हैं, मोनोबेसिक। और जो बेटा दो प्रोटॉन लिबरेट करता है उसको कहते हैं डाइबेसिक। क्या कहते हैं, डाइबेसिक। जो तीन प्रोटॉन लिबरेट करेगा उसको कहते हैं ट्राइबेसिक। इसी तरह है H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, वो क्या देता है 4, उसको फिर क्या कहेंगे टेट्राबेसिक। क्या कहेंगे, टेट्राबेसिक। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन देता है ना, तो इसकी बेसिसिटी क्या है, फिर इसकी बेसिसिटी क्या है बेटा 1 है। अगर कोई एक प्रोटॉन लिबरेट करेगा तो एसिड इज अ सबस्टेंस which can donate at least, ये एसिड इज अ सबस्टेंस which liberates proton। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्लेस्ड। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो एसिड वो होता है जिसको कैपेबिलिटी होती है क्या प्रोटॉन देने की। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो यहाँ पे इसकी बेसिटी 1 है, इसकी बेसिटी क्या है फिर सल्फ्यूरिक एसिड की 2, इसकी बेसिटी क्या है फिर 3। ठीक है, इसी तरह जो मैंने पायरो कहा तो फिर 4 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो
सो एसिड किस तरह डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, जो क्या करेगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्लेस्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर गेनड बाय इट्स वन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब हमारे पास एसिड आ रहे हैं, मान के चलिए मैंने कहा HCl है, बहुत सारे एसिड्स है, HBr, ये HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये है क्या कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना, परक्लोरिक एसिड है, बहुत सारे एसिड्स है, बेंजोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। ये अब HCl, HNO3, H2SO4 ये मिनरल एसिड्स है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये लिबरेट प्रोटॉन करते हैं बहुत हद तक, ठीक है, मगर जो वीक एसिड्स होती है उनका डिसोसिएशन के बहुत कम होता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है ना। अब देखेंगे अगर ये है H पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगर बेटा इसको मिलाएंगे NaOH के साथ, ठीक है ना, एक मोल ये लिया, एक मोल ये लिया, यहां से क्या बन गया NaCl, और क्या बन गया पानी, और क्या निकल गया वाटर, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है, अगर एक मोल इसके साथ OH आएगा तो यहां से क्या बन गया, साल्ट बन गया। तो इसकी बेसिसिटी क्या है फिर, ये क्या है मोनोप्रोटिक, इसकी बेसिसिटी क्या है बेटा 1। अगर इसका आपको कोई कहेगा इक्विवेलेंट वेट बताओ, इसका इक्विवेलेंट वेट बता, तो इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट 1, हाइड्रोजन का है इसका 35.5 है, तो क्या आएगा 36.5, ठीक है ना। तो इसमें इसने कितने, इसकी बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 36.5 ग्राम्स, या एटॉमिक मास यूनिट में इसको यू से भी, या ग्राम पर मोल, ठीक है ना बेटा। तो यहां तक तो ठीक है ना ये। तो इसने क्या किया, एक तो यहां से कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले, एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जब एक मोल मिलता है, एक मोल, वहां से एक मोल ये भी बन गया, ठीक है ना। अब आपको कोई कहेगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये क्या है, ये बाइप्रोटिक है, ठीक है ना, दो। अब इसके साथ मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, तो यहां से इसने बनाया Na2SO4, Na2SO4, और यहां से बेटा क्या निकले वाटर मॉलिक्यूल्स, सोडियम सल्फेट। तो ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या कौन सी रिएक्शन है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। तो मुझे आप बताइए, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई यहाँ पे, तो मुझे आप बताइए यहाँ पे कितने मोल्स बन गए। ये देखो एन, यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स Na2SO4, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन आ गए, कितने ऑक्सीजन, 2, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब मुझे आप बताइए यहाँ पे इसकी बेसिसिटी क्या है, ये डाइप्रोटिक है, इसकी बेसिसिटी क्या है 2, ठीक है ना। तो इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, वो आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। इसका एन, HCl का एन फैक्टर क्या था 1। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या निकलेगा, ये पता है 98 है, हाइड्रोजन 2 है 1, फिर जब दूसरा आता है तो इसका सल्फर का 32 है, ये ऑक्सीजन 4 टाइम्स है 16, ये क्या आएगा 2 + 32 + 64, ये कितना आएगा, ये 98 आएगा, ठीक है ना बेटा 6। तो ये 98 आ गया, तो ये क्या आ गया बेटा 98 अपॉन एन फैक्टर, इसका क्या है बेसिसिटी क्या है इसकी 2, तो क्या आएगा 2429, तो इसका क्या आएगा 49 ग्राम्स, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है कि नहीं है। तो ये इसका क्या निकला, ये क्या इक्विवेलेंट वेट। अगर आपसे बेटा अब कोई पूछेगा, फॉर एग्जांपल आपको देगा यही H2SO4, इस H2SO4 के साथ अब मान के चलिए मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया, लिमिटेड क्वांटिटी में NaOH, अब ये मजबूर हो गया, इसने एक प्रोटॉन वहीं पे रखा, एक इसके साथ सोडियम बाइसल्फेट बन गया, मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, और क्या बनेगा बेटा वाटर, एक 1। तो वाटर से भी हमें पता चलता है, एक वाटर मॉलिक्यूल तो एन फैक्टर 1, 2 वाटर मॉलिक्यूल तो एन फैक्टर 2। अब यहाँ पे मुझे इसकी, यहाँ पे इसने कितने, क्योंकि ये कौन सी न्यूट्रलाइजेशन हो गई, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, ये कौन सी न्यूट्रलाइजेशन हो गई, ये हो गई बेटा पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पार्शियल का मतलब यहाँ पे इसको लिमिटेड ही मिला, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मजबूर हो गया, इसने क्या बनाया NaHSO4, ठीक है ना, NaHSO4, और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो यहाँ पे ये इसने क्या एक्ट किया, इसकी बेसिसिटी क्या आ गई 1, ठीक है ना बेटा। तो इसने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए, एक ही, वही हम क्या दर्शाते हैं बेसिसिटी। अब इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट आएगा बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर।
एन फैक्टर क्या आ गया बेटा, मॉलिक्यूलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड का 98 है, एन फैक्टर क्या है 1, तो क्या आएगा 90 ग्राम या यू या एएमयू या ग्राम पर मोल या, ठीक है ना बेटा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये भी NaOH के साथ मिल गया, मगर यहाँ पे क्या हो गई पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, दैट्स वाई यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो एन फैक्टर इसका क्या आएगा 1। बस फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम लेंगे H3PO4, ये क्या है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना बेटा, इसको मैंने ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना, तो इसने क्या बनाया यहाँ से NaH2PO3, ठीक है बेटा कि नहीं है, यहां से क्या निकल गया वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर भी मुझे बताइए, हालांकि ये क्या होता है, अभी मैंने कहा ये ट्राइप्रोटिक है, ये कितने, मगर जब कंडीशन ऐसी हो गई इसको कितनों के साथ मिलना पड़ा, एक NaOH के साथ लिमिटेड, ठीक है ना, उस वक्त इसकी बेसिटी क्या आ गई बेटा 1, ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है ना, इसका एन फैक्टर यहाँ पे क्या है बेटा, एन फैक्टर 1 है, तो इसका ये क्या आएगा 3 × 1, तो फास्फोरस हमें पता है कितना है 31 है, तो प्लस 4 × 16, ठीक है ना, वो क्या आएगा 3 + 31, वो क्या आएगा 64, वो क्या आएगा, वो आएगा 5 6 7 8, ये आएगा 98, फिर से 64 आ गया, ये 31 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, 3 × 1 ये 31 + 4 ये 98, तो उसका क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट, यही 98। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है, ये डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है उस हिसाब से एन फैक्टर भी बनता है, ये जैसा देश वैसा बेस, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह यहां पर भी हमें पता चला कि जो जैसी कंडीशन होगी वैलेंसी ही कांस्टेंट रहती है, अगर ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस पे 6 इलेक्ट्रॉन ये हमेशा रहेंगे, मगर जो यहाँ पे ये जो स्टेट चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट या व्हाटएवर, जब भी कोई रिएक्शन होती है या रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, रिप्लेसेबल नंबर ऑफ OH, तो ये चेंज होते जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा इक्विवेलेंट वेट निकलता है, ठीक है ना। अब मैंने कहा आपको एक और, मैंने कहा एसिड इज डिफाइंड एज द number of replaceable hydrogen या protons, or it is defined as the electron pair gained by one of its molecule. For example बेटा मेरे पास अब है ये, मेरे पास है बोरिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है, मेरे पास क्या है बोरिक H3BO3, H3BO3, यहां से मैं ले रहा हूं इसको NH3 अमोनिया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे मुझे बताओ इसकी वैलेंसी क्या है 2 4 2 6, अब ये क्या करेगा, ये इसको कहता है मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर गेनड, क्योंकि मैंने कहा एसिड अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट एसिड वो कहता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन भी करेगा वो भी एसिड है, तो यहां से ये गेन करेगा, तो ये क्या बनेगा HbOH, OH, यूजुअली ये जो होता है ये होना चाहिए था ट्राई बेसिक, कौन बोरिक एसिड, ठीक है ना, मगर ये बेटा क्या है मोनो बेसिक लिविस एसिड है, मोनो बेसिक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मोनो बेसिक लिविस एसिड है, क्योंकि ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कौन देता है NH3, इसको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो उस वक्त तो इसका एन फैक्टर क्या, इसका एन फैक्टर क्या एक गेन किया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, वो क्या है बेटा 1। यह हमेशा याद रखना, ये जो बोरिक एसिड होता है वो मोनो बेसिक एक ही प्रोटॉन देता है, मोनो बेसिक क्या, मोनो बेसिक, ठीक है ना, मोनो बेसिक लिविस एसिड है वो, मोनो बेसिक एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है गेन करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखो बेटा अब यहां पे तो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल HNO3 है, ये भी क्या है कितने प्रोटॉन ये लिबरेट कर सकता है, एक, तो ये क्या है मोनो बेसिक, मोनो बेसिक, तो इसमें इसका भी बेटा क्या निकलेगा इक्विवेलेंट वेट, वो आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिटी क्या है इसकी 1, तो इसका क्या आएगा 1, तो मुझे बताइए हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का कितना है बेटा 14 है मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन कितने हैं 16 है, वो कितना आएगा 48, वो कितना आएगा 14 1, ये कितना आएगा 12 13, ये कितना आएगा 5 6 63, तो इक्विवेलेंट वेट इसका क्या आएगा 63/1, वो क्या आएगा 63 ग्राम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, तो इसका भी निकला ये मोनो बेसिक है, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे एसिड्स है, जैसे कि आपका वीक एसिड है
CH3COOH, ठीक है ना। इसका क्या निकलेगा, ये वीक एसिड है, बहुत कम प्रोटॉन, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर 1, तो इसका कितना आएगा वेट 60 यूजुअली। तो अगर चेक भी करेंगे, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, वो 24 आएगा, प्लस 4 वो आएगा 32, 24 और 4 तो आएगा 8 10 4 5 6 60, तो ये 60 ग्राम आ गया। ठीक है बेटा कि नहीं। अगर हमारे पास ये है कार्बोनिक एसिड H2CO3, अगर कार्बोनिक एसिड है बेटा, तो इसमें मुझे बताइए क्या होगा, इसमें भी यही है, इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट क्या निकलेगा, 2 into 1 प्लस कार्बन का कितना है 12, 3 ऑक्सीजन का कितना है 16, वो क्या आएगा 12, वो कितना आएगा 48, वो कितना आएगा 48, वो आएगा ये 48 50 62, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा 62। इसमें कितने ये बेटा बेसिटी है 2, तो क्या आएगा 23621, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा 31 ग्राम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसी तरह बेटा अगर हम लेंगे ऑक्सैलिक एसिड COOH, ठीक है ना, ये बेटा हुआ एनहाइड्रस, ये क्या हो गया एनहाइड्रस हो गया, पानी के बगैर, एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। इसका एक और नाम क्या आएगा, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,2 इथेन डायोइक एसिड या 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर यहां से लाएंगे COOH और COOH 2 टाइम्स वाटर, ठीक है ना, तो उस वक्त ये मॉलिक्यूलर वेट 60, ये जो है 18 इंटू 2 36 ग्राम इसमें ऐड करने हैं। अब ये भी क्या है बेटा, ये अगर ये इस तरह है C2O4H2, ये कितने प्रोटॉन लिबरेट कर सकता है, 2, ये क्या है डाई बेसिक, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा 2 पॉजिटिव, तो इसका बेटा इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, ये गिनेंगे C2O4H2, तो क्या आएगा 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1, वो कितना आएगा 24, वो कितना आएगा 64, वो कितना आएगा 2, वो कितना आएगा 4 8 10, यह आएगा 7 8 9, यह आएगा 90, क्या आएगा बेटा 90। इसका क्या है एन फैक्टर 2, वो कितना आएगा 45। मगर ये किसके लिए है बेटा, एनहाइड्रस के लिए। फिर से देखेंगे 2 इंटू 12 हो गया 24, 4 इंटू 16 हो गया 64, 2 इंटू 1 वो आ गया 64, 24 2 4 4 8 10, ये आएगा 7 8 9 90/2। अगर अब इसका होगा बेटा, इसमें ऐड क्या करना है, जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट निकला 90, उसमें ऐड क्या करना है, वाटर का कितना होता है 18, 2 का कितना हो गया 36, वो कितना आएगा, वो आएगा 126/2। तो ये हाइड्रस का कितना निकलेगा, जो हाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड है, हाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड जो है वो क्या आएगा 262 236 63 ग्राम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, नोट कीजिएगा इसको। अब हमारे पास है फॉर एग्जांपल H3PO4, H3, इसको कहते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड इसको कहते हैं। अगर H3PO3 इसको कहते हैं फॉस्फोरस एसिड। ये आपने किया जब मैंने आपको वो प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्कीन्स किया, तो वहां पे अल्कोहल 3 मॉलिक्यूल्स को के साथ हमने ट्रीट किया किसको, PCl3 को, वहां से हमने क्या बनाया 3 टाइम्स अल्कल हैलाइड, और वहां से निकला यही H3PO3। इसका मैकेनिज्म भी मैंने बताया और वो दिखाया भी कैसे निकला, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। एक हो गया H3PO2, H3PO2, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। इसमें बेटा और भी है जिसमें हम ला सकते हैं, मान के चलिए क्या है इसमें, H4P2O5 है, H4, इनको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस कहते हैं, H4P2O6 है, H4P2O7 है, इसको बेटा कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसको बेटा कहते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड।
ये क्या है? ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? देखिए अब इनका हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है बेटा, पी डबल बॉन्ड, ये इस तरह है, ये इस तरह है बेटा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा, फास्फोरस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 5। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, मान के चलिए मैं इसको सजाऊंगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना? अब यहां से बेटा जो ये आ रहा है, अब यहां से जो फास्फोरस के कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, यहां तक आ गए। ठीक है ना? अब कितने आ रहे हैं इसके पास ऑक्सीजन? अब ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस में एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 4 5 और 6। और यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, इसके कितने हैं? 2 3 4 5 और 6। यहां से ऑक्सीजन आ रहा है 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना? हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? अगर हाइड्रोजन देखेंगे कितने आ रहे हैं, वो हाइड्रोजन यहां से एक आ रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन आ रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है ना? अब इसका अगर देखेंगे, इसके कितने आ गए? 2। इसका डुप्लेट आ गया, इसके कितने आ गए? डुप्लेट। इस ऑक्सीजन का कितने आ गए? इस ऑक्सीजन के कितने आ गए? ये 2 4 2 6 2 8 इसके। इस ऑक्सीजन के कितने आ गए? 2 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन के कितने आ गए? 2 4 2 6 2 8। इसके कितने आ गए? इसके कितने आ गए? इसके भी आ गए 8। अब इस फास्फोरस के कितने आ गए? 4 2 6 2 8 10। ये पता है जो फास्फोरस है इसमें एमटीडी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 6 बॉन्ड भी बना सकता है, PCl6 नेगेटिव भी बना सकता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? इसमें कोई इश्यू नहीं है बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये इसका भी बन गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 है। ऑक्सीजन जो है बेटा, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है बेटा कि नहीं है? मगर तो यहाँ पे जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो ये क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर, ये इजीली निकलेगा, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव। ये क्या बन गया? इसकी एसिडिटी, इसकी बेसिटी क्या है? 3। ये क्या है? ट्राई बेसिक। ये ट्राई बेसिक है। तो इसका मतलब मुझे आप बताइए बेटा, मगर यहाँ पे हाँ ठीक है ना, ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये क्या है बेटा? ट्राई बेसिक। तो इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा? वो आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये एन फैक्टर, इसमें क्या है बेटा? फॉस्फोरिक एसिड में एन फैक्टर इसमें 3 आ रहा है, तो ये निकल गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये तो हमारा था क्या? H3PO3, ये H3PO4, देखिए 1 2 3 P 1 और ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये हमारा आ गया। तो ये क्या है? ट्राई बेसिक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप चेक कीजिएगा, H3PO4, ये आपको पता है 3 × 1, फॉस्फोरस का 31 है, 4 × 16 हो गया 64, ये 3 + 31 है, ये कितना आएगा? 64। ये क्या आएगा? 64 31 और 3 कितना आएगा? 5 6 7 8, ये क्या आएगा? 98। तो इसका क्या आएगा फिर? 98/3। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? वो क्या आएगा? 339। ठीक है ना? फिर क्या आएगा? 326, ये क्या आएगा? 36 32.6। इसका क्या निकलेगा बेटा? क्योंकि ये ट्राई बेसिक है, ये क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये आ गया समझ आपको? इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब बेटा, अब इसके बाद आ रहा है H3PO4 था, H3PO3। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये अब आएगा आपको, ये H है, ये OH, ये आ गया। देखिए H3P कितना आ गया? 1 ऑक्सीजन 1 2 3। अब इसमें
अब फास्फोरस फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोलैरिटी नहीं है, यहाँ पे पोलैरिटी है, तो ये बेटा क्या बनेगा, डाइबेसिक, डाइबेसिक बनेगा। इसका एन फैक्टर क्या आएगा बेटा, इसका एन फैक्टर एन वैल्यू 2 आएगा, ठीक है ना बेटा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेटा एक ऑक्सीजन कम आ गया, अब ये आपको आएगा एम, मगर इसकी इसका एन फैक्टर क्या है 2, बात समझ में। मगर जो ये इनके दरमियान जो पीएच बॉन्ड जो नॉन पोलर है, तो उसकी वजह से ये प्रोटॉन नहीं निकल सकता है, यहाँ पे यही 2 निकलेगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे इस तरह, ठीक है ना। आ गया ये भी, तो ये आ गया डाइबेसिक। अब आपका आ गया बेटा H3PO2, तो ये इस तरह है, P डबल बॉन्ड HHOH। तो देखिए H3P, एक ऑक्सीजन कितने आ गए, दो ऑक्सीजन आ गए, तो ये क्या है, मोनोबेसिक है। इसकी बेसिटी क्या है बेटा, मोनोबेसिक है, इसकी बेसिटी क्या आ गई बेटा 1, इसका एन फैक्टर क्या है 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या आएगा, एन फैक्टर। बात समझ में, क्योंकि इसमें एक और ऑक्सीजन कम हो गया, अब आप ये गिन सकते हो और निकाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एन फैक्टर ये क्या है, मोनोबेसिक, तो ये इसकी बेसिटी क्या है 1, तो इसकी बेसिटी क्या है बेटा 1। देखा आपने ये इसकी बेसिटी। अब देखेंगे इसके बाद बेटा, अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, ये बेटा आ गया यहाँ पे, अब अगर इसको गिनेंगे पहले कितने, 1 2 3 4 H4P2, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये क्या आ गया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना बेटा। अब इसमें सीधा आपको पता चला, इसमें ओ लिंकेज है, तो कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, चारों निकलेंगे, तो ये क्या है, टेट्राबेसिक, ये क्या है बेटा, टेट्राबेसिक। तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा 4, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, वो निकालो, एम अपॉन एन फैक्टर क्या आ गया इसका 4, तो ये निकल गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि वैलेंसी यही है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 और 2 यहाँ से, इसी तरह यहाँ पर भी बाकी कुछ नहीं, ये आएगा, ठीक है ना। मगर ये क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, नीट में पूछा जा सकता है, ये क्या, इसका एन फैक्टर क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल के दे दो, ठीक है ना बेटा। ये था H4P2O7। अब है हमारे पास बेटा H4P2O6 भी है, ये, हाँ, H4P2O6, वो क्या आएगा, अब इसमें बेटा जरा इसको देख लीजिएगा, पहले देखिए H4P2O6 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा शाबाश, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इसको कहते हैं। जरा इससे पता पहले गिनेंगे, H4 1 2 3 4, फास्फोरस 2 आ गए, ऑक्सीजन 2 3 4, ये ऑक्सीजन 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 आ गए, ठीक है ना। तो ये सीधे दिख रहा है, इसमें क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है, इसमें कितने हाइड्रोजन, तो ये ट्राई बेसिक है, ये क्या है बेटा, ये ट्राई बेसिक है। इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर, मॉलिक्यूलर वेट इनका डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि इसमें पता है आपको ये सेम नहीं है, डिफरेंट ऑक्सीजन है, किसी में कम हाइड्रो ये है, तो अब ये क्या आएगा, एन फैक्टर इसका क्या है 3, वो क्या आएगा अपॉन 3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट ये निकला, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब क्या है H4P2O5, H4P2O5, अब आपको स्ट्रक्चर भी बनाने हैं तो आपको आएगा, तो अब यहाँ पे क्या है, P डबल बॉन्ड, ये क्या है O, ये क्या है P डबल बॉन्ड O, ये क्या है बेटा, यहाँ पे अगर HOH, यहाँ पे HOH, जरा पहले गिनेंगे H4 1 2 3 4, फास्फोरस 2 आ गए, ऑक्सीजन 1 2 3 4 और 5 आ गई कि नहीं, तो ये क्या बन गया बेटा, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसको कहते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना बेटा कि नहीं है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो इसका इसमें ये क्या है, ये डाइबेसिक है, ये क्या है बेटा, डाइबेसिक है, तो इसका ये इसकी बेसिटी क्या है 2 है, तो इसको मुझे आप बताइए, इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर, मॉलिक्यूलर वेट पूरा क्या है अपॉन एन फैक्टर क्या है इसमें 2, तो एन फैक्टर यहाँ पे क्या है बेटा 2, तो ये आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब देखिए, मगर यहाँ पे
अब इतना कोई स्ट्रक्चर बनाना, ये चीजें बनाना, अगर मैं स्ट्रक्चरों की ओर आऊंगा, अगर मैं यहाँ पे बेटा ये दिखाऊंगा पी डबल बॉन्ड ओ, पहला वाला जो हमारा था ये वाला, फिर इसके बाद दूसरा था इस तरह, फिर तीसरा था इस तरह, ठीक है बेटा, फिर इस तरह था ये जो हमने पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाया, फिर हाइपो था फॉस्फोरिक एसिड, वो इस तरह था, फिर इसके बाद वो था हाइपोफॉस्फोर, ये पायरोफॉस्फोरस एसिड था, पहले चेक करेंगे इसको। एक था H3PO4, दूसरा H3PO3, तीसरा H3PO2, चौथा H4P2O7, पांचवा H4P2O6, एक और H4P2O5। तो ये तो है ऑक्सीजन 1 2 3 4, फास्फोरस 1, हाइड्रोजन 3, इसमें हाइड्रोजन 3 आ रहे हैं, फास्फोरस और ऑक्सीजन 3 आ रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 3 आ रहे हैं, इसमें H4 1 2 3 4, फास्फोरस 2 आ रहे हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद ये वाला आ रहा है। हाँ, इसमें देखेंगे बेटा ये जो H4 कितने 1 2 3 4, फास्फोरस 2 आ रहे हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये ऑक्सीजन 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद बेटा ये आ रहा है इसका H4 1 2 3 4, फास्फोरस 2 आ रहे हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, हाँ 1 2, यहाँ पे कितने हमने लगाए, यहाँ पे हमने OH OH OH, ठीक, यहाँ पे 4 OH आ गए, यहाँ पे कितने हमने लगाए 3 OH, हाँ यहाँ पे 1 OH, तो आ गया, यहाँ पे आ गए ये, अब 3 4 और 5 ये आ गया, ठीक है ना। अब इसके लिए बेटा मुश्किल है पहले स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसके बाद, हालांकि बहुत इजी है, तो इसके लिए आप इन 3 के लिए आप याद रखना, इसके लिए ट्रिक्स बनाते हैं, मतलब कैसे आएगा जल्दी जल्दी में नीट के लिए। तो इसमें नंबर ऑफ, अगर आपको एन फैक्टर निकालना है ना, यू हैव टू कैलकुलेट एन फैक्टर, देन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो हमेशा करना -1 इन 3 के लिए। तो आप कहोगे ये क्या है, ये ट्राई बेसिक है, इसका एन फैक्टर 3 है, तो कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं 1 2 3 4, यही पे मैं कहूंगा 4 में -1, वो क्या आएगा 3, है ना, ये ट्राई बेसिक। अब इसमें देखेंगे कितने ऑक्सीजन है 3, तो इसका -1, क्योंकि -1 वो क्या आएगा 2, तो ये क्या है बेटा, ये डाई बेसिक है। अब इसमें कितने ऑक्सीजन है, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 1 2, 2 में से 1, तो वो क्या आएगा 1, तो ये क्या है मोनोबेसिक, बात समझ। अब आप यहाँ पे कहोगे सर फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 - 1 तो वो आएगा 6, मगर ये टेट्रा बेसिक है। मगर बेटा इस ऑक्सीजन को छोड़ के ये वाला कंपार्टमेंट और ये वाला कंपार्टमेंट, आप स्ट्रक्चर तो बनाना है एट एनी कॉस्ट, मगर फिर भी यहाँ पे आप क्या रखोगे याद, ये मतलब ये तो आएगा स्ट्रक्चर इसके हिसाब से, तो यहाँ पर भी इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, -1 करेंगे वो क्या आएगा 2, यहाँ से भी 3 ऑक्सीजन है, -1 वो क्या आएगा 2, इनको ऐड करेंगे 2 + 2 वो क्या आएगा बेटा 4, ये क्या है टेट्रा बेसिक 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसमें बेटा क्या करेंगे, इसको छोड़ के इसमें कितने हैं, ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या करेंगे 1, ये आएगा बेटा 1, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, ये क्या आएगा 2, तो ये क्या आएगा 2 + 1, ये क्या आएगा ट्राई बेसिक। अब इसमें बेटा क्या करेंगे, जिसको छोड़ के इसमें कितने ऑक्सीजन है 2, तो क्या करेंगे माइनस, ये क्या आएगा 1, और इसमें बेटा कितने हैं 1 2, उसको क्या करेंगे -1, वो क्या आएगा 1, 1 + 1 क्या आएगा 2, ये क्या है बेटा डाई बेसिक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये तो था बेटा जो ये एसिड्स आते हैं, जो कोई भी एसिड है उसका इक्विवेलेंट वेट देखना, उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो
अब देखेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब आपने एलिमेंट भी देखे, अब इसमें अब बेसिस भी आती है। तो बेस मतलब बेस क्या होती है? बेस इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, यहाँ पे प्रोटॉन रिप्लेस होते हैं, बेस में क्या हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ OH रिप्लेस हो जाएंगे। या सो बे इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ OH ion is lost, या proton or H positive gained, or at least one pair of electron donated by its one molecule। तीन चीजें आ सकती है, या तो कोई मतलब अपने OH नेगेटिव बाहर निकालेगा, उसको बेस कहेंगे, या तो प्रोटॉन गेन करेगा, वो भी बेस है, या तो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर कोई गेन करेगा, क्योंकि बेस मतलब ये सॉरी गेन नहीं, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, ठीक है कि नहीं, उसको भी बेटा क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड कंसेप्ट? बेस कहेंगे। बात जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा NaOH है, NaOH है, तो मुझे बताओ इसको क्या कहेंगे बेटा? ये अब इसकी एसिडिटी क्या है? इसकी एसिडिटी क्या है? 1, क्योंकि ये कितने OH लूज करेगा, मतलब एक OH को ये छोड़ेगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एरिहिन्स ने ये भी कहा कि बेस वो होती है अगर उसको पानी में डालेंगे वो वहां पे क्या फर्निश करती है? OH नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। अगर कोई एक बेस देगी तो उसको क्या कहेंगे? मोनो एसिडिक, उसको क्या कहेंगे? मोनो एसिडिक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? MgOH होल 2, ये कितनी देंगे? अगर इसको तोड़ेंगे ये क्या देगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव। ये क्या है? इसकी एसिडिटी क्या है? ये हाँ, इसकी एसिडिटी क्या है बेटा? 2। अब इसी तरह अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है 3, अगर इसको तोड़ेंगे पानी में डिसोसिएट करेंगे, क्या है? मतलब यह आएगा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव और क्या आएगा? 3 टाइम्स OH नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो कितनी, इसका एन फैक्टर क्या आ गया? 3, इसका एन फैक्टर क्या आ गया? 1, इसका एन फैक्टर क्या आ गया? 2। ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? इसकी ये क्या है? इसकी ये क्या कहते हैं इसको? एसिडिटी क्या है? 1 है। अगर आपके पास ये है बेटा सीजियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एसिडिटी क्या है? 1। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी एसिडिटी क्या है बेटा? 1। ठीक है ना। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी एसिडिटी क्या है? 2 करेगा लूज, ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर मान के चलिए ये है AlOH होल थ्राइस, इसकी एसिडिटी क्या है बेटा? 3 है। इसका एन फैक्टर भी क्या आएगा? 3। तो इसका मतलब इन बेसों में हम देखते हैं कि कितने प्रोटॉन, ये कितने बेसिस यानी OH नेगेटिव कितने फर्निश करता है, उस हिसाब से उसकी क्या बनता है? उसका बेटा बनता बनता है ये या बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है बेटा कि नहीं है? बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना। तो जितनी कोई बेसिस देगा OH नेगेटिव फर्निश करेगा, उस हिसाब से उसका एन फैक्टर आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर इसमें कहां से लेते हैं? इसमें एन फैक्टर किस हिसाब से बेटा लेते हैं? एसिडिटी के हिसाब से, एसिडिटी। और जो एसिडिक थे उनमें क्या लेते थे? एन फैक्टर बेसिसिटी हिसाब से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा अगर हमारे पास NH3 है और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहां से बनेगा NH4 अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे हम देखेंगे एन फैक्टर। मुझे आप बताइए बेटा जब ये अमोनिया है, मैं इसका एन फैक्टर, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है अकॉर्डिंग टू लिविस बेस, ये किसको देगा? यहाँ से प्रोटॉन को देगा। तो इसने गेन क्या किया? यहाँ पे प्रोटॉन गेन किया कि नहीं? मैंने कहा बेस वो होती है जो OH नेगेटिव को छोड़ती है, या जो क्या करती है बेटा? H पॉजिटिव को गेन करती है। तो इस बेस ने गेन किया, तो यहाँ पे क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव, क्योंकि ये निकला एज सच H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब इसने बॉन्ड बनाया तो इस पे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। तो इस हिसाब से किस हिसाब से हमने एन फैक्टर देखा? यहाँ पे कोई बेस ही नहीं थी, यहाँ पे हमने देखा इसको बेटा, इसको ऐड करते हुए, तो यहाँ से मतलब यहाँ से इसे लोन पेयर दिया, तो उसको भी बेस कहते हैं ना। तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा बेटा? 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। अगर इसका आप देखना है इक्विवेलेंट वेट, तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या आएगा? 17 अपॉन इसका एन फैक्टर क्या आ गया बेटा? 1। इसका अगर हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट, वो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या? इससे बेस का मतलब ये हो गया जो कोई डोनेट कर सकता है, ये बेस है, इसने डोनेट किया 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है? एन फैक्टर इसका क्या आएगा? 1। ठीक है ना बेटा? वो क्या आएगा? अमोनिया का 17 अपॉन 1। ठीक है ना। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत एसिडो में अगर आपको होगा, ये फॉर एग्जांपल SO2 है,
SO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको कोई कहेगा इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पानी में डालो, इसको पानी में डालो, इसको पानी में डालो, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, ये बनेगा H2CO3, ठीक है ना, बन गया ना। ये क्या बनेगा, ये बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसको पानी में डालेंगे क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मुझे बताइए मॉलिक्यूलर वेट किसका देखना है, इसका हमें निकालना है। 32 सल्फर का है, 32 कितना आएगा 64, तो कितना आएगा 64। तो ये क्या है, डाई बेसिक है, तो क्या आएगा 2 2 3, क्या आएगा इसका 32। बात समझ में आ रही। इसमें हम देखेंगे इसका, तो वो क्या आएगा बेटा 32, वो कितना आएगा 16 इंटू 3 कितना आएगा 48, वो कितना आएगा 10 7 8, फिर से 16 इंटू 3 कितना आएगा 48, ये आएगा बेटा 32, इसका है 80। तो इसका क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका बेटा 80 अपॉन इसकी क्या है डेंसिटी 2 है, तो क्या आएगा 40 ग्राम, ठीक है ना। अब इसमें कार्बोनिक एसिड में अब देखेंगे इसमें क्या आएगा, ये क्या है बेटा 44 अपॉन इसमें कितने हैं ये एन फैक्टर 2, तो इसका क्या आएगा बेटा 22। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये थोड़ा बहुत एसिडों में था। अब जो बेसिस आपने देखी, फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया था, अगर अमोनिया का एन फैक्टर, इसको पानी में डालेंगे सीधा क्या बनेगा NH4OH। अभी चेक करेंगे, इसका 17 निकला था। तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं है। तो मुझे बताइए क्या कितने कितने बेसिस इसने बनाए, OH एक दे सकता है, तो इसका एन वैल्यू क्या आएगा 1, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 17। इस तरह भी आपने देखा, इसका 17 निकला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो अब इंशाल्लाह अभी ये चलेगा बेस। अब साल्ट के बारे में जानना है, बहुत सिंपल साल्ट्स है, जैसे कि डबल साल्ट्स है जिसमें आपको पता है कार्बोनाइट है, मोहर साल्ट है FeSO4NH4 होल ट्वाइस 6, FeSO4NH4 होल 2 SO4 6 टाइम्स वाटर, या पोटेशियम एलम है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 टाइम्स वाटर है। तो इसका मतलब ये जो है इनके भी हम देखेंगे, जो डबल साल्ट्स है सिंपल साल्ट्स है उनका भी हम एन फैक्टर निकालेंगे। फिर उसके बाद आएगा, अभी थोड़ा बहुत बेसों में और थोड़ा बहुत बताएंगे अगले लेक्चर में। और फिर इसके बाद आएगा ये क्या कहते हैं इसको रिडॉक्स रिएक्शन। उन रिडॉक्स रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ पे हो गया, उनको किस तरह निकालेंगे। या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है उसमें एक ही में होता है, तो उसका किस हिसाब से लेंगे, अभी ये थोड़ा चलेगा। चलिए शुक्रिया।